नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम सूरत के कांड पर बात करना चाहते हैं। आप सुनिए, वीडियो लंबा होगा इसलिए मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद फिर जो हम अपना एनालिसिस पेश कर रहे हैं उसको सुने। हमने अपने इस वीडियो में गुजरात की सूरत शहर के कुछ लोगों के बयान भी यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे और रवीश कुमार की एक छोटी सी टिप्पणी भी इस वीडियो के साथ हमने बनाई है, वो भी हम आपके साथ रखेंगे। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि आखिरकार सूरत की जनता का क्या दोष है जिससे उसे मतदान करने से रोक दिया गया। ये क्यों रोका गया, किसके कहने पर रोका गया, कहाँ से इसकी कहानी लिखी गई, इसकी कॉन्स्पिरेसी किसने रची, ये बात सामने आनी चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात सूरत के लोग कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जिसने भी ये कांड किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि एक वोटर ने तो यहाँ तक कह दिया कि सारे प्रत्याशी कैसे बैठ सकते हैं, यदि बैठ भी सकते हैं तो उसमें एक बटन नोटा का भी होता है। फिर तो चुनाव बीजेपी और नोटा के बीच होना चाहिए था, नोटा को कितने वोट मिले और भाजपा को कितने वोट मिले। इतनी तकनीकी से जो बात हम नहीं कह पा रहे हैं वहाँ का वोटर कह रहा है, ये सब के सामने लाने के लिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि पहले तो उन लोगों की आप टिप्पणी देखिए, रवीश कुमार की टिप्पणी सुनिए, उसके बाद में फिर आपसे इस मामले में और जानकारी दूंगा। देखिए पहले ये वीडियो। मतलब वोट नहीं दे पाएंगे तो हम तो देखिए भगत सिंह को साथ लेकर घूमते हैं, भगवान राम को याद करते हुए घूमते रहते हैं। कल से हमें सिर्फ एक ही सवाल हो रहा है, बड़ा दुख है कि 7 तारीख को यहाँ पे बोल रहे सब, ये सब वर्ज रहे ना, बोल रहे कि 7 तारीख को चुनाव है, 7 तारीख को चुनाव है। तो अब हमें तो सिर्फ एक ही चिंता है कि हम 7 तारीख को हम क्या करेंगे, हमारा पूरा मोहल्ला क्या करेगा। हम थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं तो हमने देखा कि भाई भगत सिंह ने, पूज्य बापू ने, बाबा साहब ने, ऐसे हजारों क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी की लड़ाई लड़कर हमें क्या दिया कि भाई हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, हम वोट डाल सकते हैं, हम विधायक चुन सकते हैं, हम सांसद चुन सकते हैं। ये पहली बार ऐसा मैंने शायद सुना है, हम तो इतने जानकार नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा सुना है कि अब हम वोट ही नहीं करने जा पाएंगे। मतलब 5 साल में जो एक बार हमें खुशी होती थी कि चलो हम वोट कर दें, चाहे किसी भी पार्टी को कर दें, लेकिन ये भी चला गया। मतलब शायद मान लो कि पूरा ये सूरत में रहते हैं हम लोग, 15-20 लाख लोगों का वोटिंग का राइट होगा। 15-20 लाख लोग 7 तारीख को सब अपने ऐसे सेल्फी रखेंगे, सब प्राउड फील करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। हम क्या करेंगे? तो हमें लगता है कि ये ऐसा लग रहा है कि हो क्या रहा है। एक दूसरा है कि बोल रहे हैं कि अभी सब ने अपना उम्मीदवारी पत्र वापस ले लिया तो हम अभी सब ये हो गया। अरे सब ने उम्मीदवारी पत्र वापस ले लिया, अपना पर्चा वापस ले लिया तो वो नए से चुनाव करवाए। चुनाव आयोग इतना पैसा, लाखों करोड़ों रुपए का चुनाव आयोग चलवाते हो तो नया चुनाव करवाओ। ऐसे कैसे कि बिना चुनाव के आप बोल दो कि ये हमारा सांसद है, ये हमारा विधायक है, ये तो कहाँ का न्याय हो गया। उस पर एक नोटा का बटन भी होता है, हालांकि उस नोटा से कुछ होता नहीं है, नोटा से कुछ नहीं होता, लेकिन वो नोटा का बटन भी तो होता है। क्या नोटा ने भी ऐसा बोल दिया, नोटा ने शरीर धारण करके ऐसा बोल दिया कि मैं भी चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। नोटा ने बोल दिया कमलम में जाके कि नोटा भी चुनाव नहीं लड़ रहा है, नोटा इंसान है तो नोटा तो है। तो नोटा और भाजपा के बीच ही वोटिंग करवा देते हैं। ये तो गजब का माहौल चल रहा है। अभी हमारे बच्चे हमको पूछेंगे, क्योंकि वो बच्चा 5 साल पहले पैदा हुआ था, अभी 5 साल का हुआ, अब दूसरा चुनाव आएगा तब 10 साल का हो जाएगा। ये सब माहौल देखेगा तो उनको क्या जवाब देंगे? सब वोट करने के लिए जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? क्या जवाब देंगे हम उसको? ये बड़ी दुविधा की बात है। इतने आज़ादी के, इतनी मशक्क़त के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद ये सब मिला है, हमारा तो वोटिंग राइट छीन लिया। बहुत दुख की बात है। क्या करेंगे? है सबसे सबके पास पावर है, सत्ता है, क्या करेंगे गरीब आदमी।
18 लाख मतदाताओं के उत्साह पर ही पानी। समर्थक हो या आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के, कांग्रेस ने पार्टी के तौर पर निराश किया है, लेकिन इस पूरे खेल में बीजेपी की भूमिका को भी अनदेखा नहीं कर सकते। दैनिक भास्कर में मृगांक पटेल ने विस्तार से घटनाक्रम के बारे में लिखा है। हम मृगांक के लेख के कुछ हिस्से को यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। बीजेपी के मुकेश दलाल को जीत का प्रमाण पत्र तो मिल गया, लेकिन उनकी जीत के पीछे कई सारे सवाल चिपक गए हैं। भास्कर के मृगांक ने लिखा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी रवीश कुमार बीजेपी से मिला वीडियो का कुछ हिस्सा हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया गया, कार्यकर्ताओं को नहीं बनाया गया। 5 स्टार होटल में इसका प्लान बना। नीलेश कुंभानी को क्या क्या करना है इसकी स्क्रिप्ट बीजेपी ने तैयार कर दी और उसी के अनुसार नीलेश कुंभानी ने प्रदेश कांग्रेस को अंधेरे में रखा। तो इस जीत में बीजेपी मिली हुई थी, बीजेपी प्लान बना रही थी। तो क्या यह नहीं कहा जाए कि मुकेश दलाल भले इस वीडियो में विजेता लग रहे हैं, मगर उनमें साहस नहीं था कि वे जनता के बीच जाकर चुनाव जीत सकें। संगठन के तौर पर कांग्रेस की कमजोरी तो है, लेकिन बीजेपी ने किस तरह की राजनीतिक नैतिकता का उदाहरण यहाँ पेश किया है। अगर नीलेश कुंभानी ने अपनी पार्टी को अंधेरे में रखा, तो क्या बीजेपी ने सूरत के वोटरों को अंधेरे में नहीं रखा? भास्कर ने लिखा है कि ये कार्रवाई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की सीधी निगरानी में हुई है। तो क्या बीजेपी को सूरत में हार का डर था? क्या उसे यह लग रहा था कि जिस सूरत की सीट पर 1984 से जीत रही है, इस बार हार सकती है, तो पिछले दरवाजे से सीट हथिया ली जाए? कोई भी पार्टी इस तरह का ऑपरेशन क्यों करेगी जब वह चुनाव जनता के बीच जाकर आराम से जीत सकती है? पहली बात तो मैं इसको जीत बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि जीत के लिए सामने कोई हारने वाला भी होना चाहिए। ये सब अंदरों अंदर का खेल है, हम ऐसा मानते हैं। हमें तो वोट करना था भाई, हमने सोचा था कि फर्स्ट टाइम वोटर है तो जनरल इलेक्शन में फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, हमारे अच्छे कैंडिडेट को सांसद बनाकर सांसद भवन में भेजेंगे। पर इन लोगों ने हमें मौका ही नहीं दिया कि हम लोकसभा में किसी को वोट कर सकते हैं। पर अभी क्या है, दुख इस बात का है कि यहाँ पे कहीं पर लोकशाही का आनंद हो रहा है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि विरोध पक्ष तो होना चाहिए, अपोजिशन तो होना चाहिए। इसके ये नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? अगर इलेक्शन में ऐसे ही होता रहा, लोग इस निर्विरोध ऐसे ही छूटकर संसद में जाने लगे तो कैसा चलेगा? हमें तो वोट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये अच्छा नहीं हुआ। ये वोट इलेक्शन होता तो अच्छा होता। तो अपना ये जो मताधिकार जो हमें खो दिया है उसके लिए हमें खेद है। ये इलेक्शन होता तो अच्छा रहता। चुनाव तो होना ही चाहिए, कोई भी तरह से चुनाव होना चाहिए, तो ये लोकशाही का आनंद है। ये सूरत की जनता है, क्योंकि हम लोकसभा का ये बड़ा इलेक्शन है। लोकशाही का ये हमारा एक क्या है कि एक सामान्य नागरिक के तौर से हमारा मतदान एक हमारा अधिकार है। तो हम अभी ये सूरत की सीट पे हम खो गए हैं। આપણી મારી લાઈફની અંદર ક્યારે આવું નથી જોયું કે ઇલેક્શન રદ થયું હોય, આવડું મોટું ઇલેક્શન, એ બી જેમાં વડાપ્રધાન નિમણૂક કરવાનો હોય, જો વડાપ્રધાન નિમણૂક કરવાનો અધિકાર પણ આપણી પાસે ન રહેવાનો હોય કે ન આપવામાં આવ્યો હોય, તો આ ખરેખર દુઃખદ વાત છે। લોકશાહીની હત્યા થઈ હોય એવું લાગી રહ્યું છે। इसकी CBI की ओर से पूरी जांच होनी चाहिए और ये जिसके पीछे जिसका हाथ है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आपने सूरत के लोगों की अपनी अपनी व्यथा सुनी, उनके अपने अपने बयान सुने। आपको क्या लगा? रवीश कुमार ने भी कुछ टिप्पणी की है, वो भी आपने देखी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सूरत हाल का सूरत कैसा होते जा रहा है। सूरत कपड़ा व्यवसाय का सबसे प्रमुख केंद्र है और 1984 से लगातार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी जीतते आए हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, ये बात हम आपको बताने वाले हैं। असली बात यह है कि सूरत का जो कपड़ा व्यवसाय है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। सरकार ने वहाँ तमाम टैक्स लगा दिए हैं। इस वजह से व्यापारियों ने अपने धंधे को समेटना शुरू कर दिया है और समेट करके वो एक लिमिटेड क्षेत्र बनाना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने वहाँ से जो उनके कर्मचारी हैं उनकी छटनी कर दी है और अपना व्यापार समेट लिया है।
जब छटनी होने की वजह से वहाँ पर जो अभी तक भारी मात्रा में जो लेबर रहती थी, जो श्रमिक रहते थे, उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया है, सूरत छोड़ दिया है। कुछ लोग सूरत में क्या कहना चाहिए, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लोग सरकार से नाराज़ हैं। तो सरकार को ऐसा लग रहा है कि शायद अब की बार सूरत सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकेगी। एक बात तो ये रही। दूसरी बात, गुजरात में एक नहीं कई लॉबियां हैं जो खुद मोदी से नज़दीकियां बनाने के पक्ष में रहती हैं। तो आपको मालूम है कि नेशनल स्तर पर तो लोग जानते हैं कि एक चाणक्य हैं जो मोदी के साथ रहते हैं, उनका नाम है अमित शाह। दूसरे एक व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, तो वो भी नरेंद्र मोदी से चिपकने के मूड में हैं और उन्होंने इसके लिए पूरी व्यूह रचना रचते हुए सूरत की सीट नरेंद्र मोदी की झोली में बिना चुनाव कराए ही डाल दी। ये एक बहुत बड़ा खेल उन्होंने रचा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए, मिस्टर दलाल हैं कोई, उनको जिताने के लिए उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को टिकट मिलते ही अपने जाल में फंसा लिया। यहाँ तक कि उन्हें हो सकता है, ये चुनाव आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि कोई भी प्रत्याशी जब रण छोड़ता है तो वो कुछ न कुछ लेके मरता है। तो इसी वजह से होता यही है कि जब तक उसका चुनाव प्रचार में जो खर्चा होता है वो, और ऊपर से वो क्या लेना चाहता है। हालांकि हम इसमें खुद इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि उसने क्या लिया क्या दिया, लेकिन फिर भी ये आम चलन की भाषा है कि लोग प्रत्याशी खड़े ही इसीलिए होते हैं कि उन्हें कुछ मिल जाए और उनका जो खर्चा है होता है वो मिल जाए और वो लाइमलाइट में आ जाए, खबरों में आ जाए। इसी के चलते उन्होंने जो व्यूह रचना रची उसमें कांग्रेस प्रत्याशी के कुछ लोग जो शामिल थे उनको दूर रखते हुए जब पर्चा दाखिल किया गया तो कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने बहनोई, एक उनका कोई भांजा था और एक उनका कोई खास बिजनेस पार्टनर था, उससे दस्तखत करवाए और उसके बाद में उनको ये सारी चीज़ें हुई और फिर ये आरोप लगवाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये लोग फर्जी हैं, उनके दस्तखत नहीं हैं। फिर वहाँ के जिलाधिकारी जो वहाँ के निर्वाचन अधिकारी भी हैं और RO भी हैं सूरत सीट के, तो उन्होंने 22 तारीख तक का समय दिया। 22 तारीख तक यदि ये गवाह और जो अनुमोदन करने वाले लोग हैं यदि नहीं आते हैं हमारे सामने तो निश्चित तौर पर ये पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने 22 तारीख तो आने ही नहीं दी, क्योंकि 2 दिन का समय दिया था। तो 21 तारीख को यदि वो पहले दिन नहीं आए समर्थक तो उसी दिन पर्चा खारिज करने का ऐलान कर दिया गया और उसी दिन उनको सांसदी का सर्टिफिकेट भी मिस्टर दलाल को जिलाधिकारी द्वारा दे दिया गया। तो ये कहानी एक बड़ी दिलचस्प है कि अमित शाह से ऊपर उठ करके CR पाटिल नरेंद्र मोदी की गुड बुक में आना चाहते हैं। तो ये एक कहानी ये भी चल रही है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि सूरत में जो सूरत हाल है इस समय वो बहुत ख़तरनाक है। पूरी BJP के खिलाफ लहर चल रही है। वहाँ का श्रमिक जगत जो लाखों की तादाद में है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के मूड में नहीं है। आपने देखा होगा कि 7-8 लोगों ने जो वहाँ के बाशिंदे हैं उन्होंने कहा कि चुनाव तो होना ही चाहिए। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, आप इस पर अपनी टिप्पणी लिखें और सूरत कांड के ऊपर खुल कर के बात करें कि ये कहानी क्या है, क्या इसकी वास्तव में CBI जांच होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में वहाँ के जो मतदाता हैं उनकी बात को ध्यान में रखते हुए, उनके मताधिकार का प्रयोग को ध्यान में रखते हुए क्या खुद संज्ञान लेना चाहिए या कोई और विकल्प या दूसरी जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो अपनाई जानी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।